दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग सन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों को इन फैक्ट्स को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप लोगों को सन के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो अपना सन है वो एक परफेक्ट स्फीयर के शेप का बना हुआ है और जिसके सरफेस में हॉट प्लाज्मा है। इसका क्या मतलब होता है, प्लाज्मा क्या होता है? तो इस छोटे में हम लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स पढ़ाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन रियलिटी में 2 स्टेट्स और होती हैं, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो जो आप लोगों ने फायर देखी होगी, जो भी फायर होती है वो सॉलिड भी नहीं होती है, लिक्विड भी नहीं होती है और गैस भी नहीं होती है, वो एक प्लाज्मा होती है। वैसे ही जो सन में फायर होती है वो भी एक हॉट प्लाज्मा ही होती है। दोस्तों, जो सन की कोर में इंटरनल कॉन्वेक्टिव मोशन होते रहते हैं जिससे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। इन सभी जो प्रोसेस होते हैं इनकी कॉम्बिनेशन को डायनेमो प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, तो कॉन्वेक्टिव मोशन क्या होता है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसके कई तरीके होते हैं। जैसे आप लोग अगर एक ग्लास में गर्म पानी रख देंगे तो वो ग्लास की जो सरफेस है वो जो अर्थ की सरफेस से कांटेक्ट में है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा। एक जो इवेपोरेशन से हीट ट्रांसफ़र होगा, तो जो इवेपोरेशन से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, जो गैसेस की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे हम लोग कॉन्वेक्शन कहते हैं। वही कॉन्वेक्टिव मोशन को यहाँ पर कहा गया है। क्योंकि सन की कोर में हीलियम होती है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही होती हैं और वहाँ से फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है जिसे डायनेमो प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, तो डायनेमो प्रोसेस क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये एक नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस होता है सन की कोर में जो इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करता है। वो जो डायनेमो प्रोसेस होता है उससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एम्पियर, फैराडे, ओम्स और फ्लूइड डायनेमिक्स के सारे लॉस को फॉलो करती हैं। और इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम लोग मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। ये इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन को एक नया नाम दे दिया गया है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। और ये जो टॉपिक है ये भी अंडर रिसर्च है, अभी इसमें पूरी रिसर्च नहीं हो पाई है। दोस्तों, जो अपना सन है वो 4.6 बिलियन ईयर्स का हो चुका है। मतलब कि सन की फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हो चुकी थी। जो अपना सन है वो एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। तो दोस्तों, ये क्या होता है, इसके जो टॉपिक है इसको मैं अब किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मैं अभी ये बता रहा हूँ ये कहना क्या चाहता है ये लाइन। तो जितने भी स्टार्स होते हैं उसको हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है कई कैटेगरीज में। वो मास के बेसिस में हो सकता है, एनर्जी के बेसिस में हो सकता है, साइज़ के बेसिस में हो सकता है, किसी भी चीज़ के बेसिस में हो सकता है। वैसे ही एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है सन। दोस्तों, जो डायमीटर है सन का वो 109 टाइम्स होता है अर्थ का और जो मास है वो 3,30,000 टाइम्स होता है अर्थ का। मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और मैं बता दूँ ये इतना ज़्यादा होता है कि जो अपना पूरा सोलर सिस्टम है उसका 99.86% मास होता है वो केवल सन का ही होता है। बाकी बचा 0.14% मास वो बाकी सभी प्लैनेट्स को, सभी एस्ट्रॉयड को, जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी को मिला के 0.14% मास है केवल अपने सोलर सिस्टम में। दोस्तों, सन की फॉर्मेशन कैसे हुई थी ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जो जितनी भी बड़े बड़े हेवनली बॉडीज़ थी, वो हेवनली बॉडीज़ का मतलब कि जो बहुत बड़े रॉक्स होती हैं, क्योंकि स्पेस में जो रॉक्स होती हैं वो सच में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसको हम लोग हेवनली बॉडीज़ कह सकते हैं। तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो उस टाइम पे जो वहाँ पर रॉक्स थी उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होगा क्योंकि उनका मास एक तो बहुत ज़्यादा है और डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स जो है वो काफ़ी मिजरेबल अट्रैक्शन फोर्स है, उसको मेज़र कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी अट्रैक्शन फोर्स थी वहाँ पर, जिस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से
वो पार्टिकल्स जो भी रॉक्स थी बड़ी बड़ी वो पास आने स्टार्ट हुई, वो अट्रैक्ट होते होते इतनी पास आने लगी, काफ़ी सारे जो डस्ट होती है और जो डस्ट के क्लाउड होते हैं वो सब पास आने लगे और चिपकने लगे। क्यों चिपक रहे थे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उनमें। और जब काफ़ी सारे पार्टिकल चिपकने लगे और उसके बाद वो चिपकते चिपकते ही अपने सन का ऐसे ही बर्थ होता है। और जो ऑब्जेक्ट्स चिपक नहीं पाते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स काफ़ी दूर रह जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स आज के टाइम पे अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉयड बेल्ट को बनाते हैं। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट उस समय कोलैप्स नहीं हो पाते हैं सन के फॉर्मेशन के लिए, वो ऑब्जेक्ट आज प्लैनेट्स और मून्स और एस्ट्रॉयड के फॉर्म में हम लोग को दिखाई देते हैं। दोस्तों, सन को हम लोग येलो डॉर्फ के क्लोज कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? येलो डॉर्फ क्या होता है? तो कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो बहुत छोटे स्टार्स होते हैं, वो येलो डॉर्फ होते हैं, ब्लैक डॉर्फ भी होते हैं, रेड डॉर्फ होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। तो येलो डॉर्फ का मतलब क्या है? जो अपना सन है वो रेडिश ऑरेंज कलर का जलता है और उसकी जो लाइट होती है जो दूर से देखने में वो येलो कलर का दिखता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसे येलो डॉर्फ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो वाइट कलर की होती है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उसके स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं। सन की लाइट जो होती है वो वाइट कलर की होती है, इसलिए उसको हम लोग पूरी तरह से येलो डॉर्फ नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, जो अपना सन है वो 600 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है एवरी सेकेंड। यानी कि ये बहुत बड़ा नंबर है। 600 मिलियन टन्स हाइड्रोजन को हीलियम में 1 सेकेंड में ख़त्म कर देता है। और जो मैटर होता है उसके ऊपर, सन के ऊपर, उस मैटर वो 4 मिलियन टन्स मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है 1 सेकेंड में। मतलब कि 600 मिलियन टन्स हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और 4 मिलियन टन्स मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है सन 1 सेकेंड में। और वही एनर्जी जो होती है उसी का कुछ पार्ट हम लोगों को लाइट के फॉर्म में मिलता है अर्थ में। तो ये जो स्पीड है, आप लोगों ने देखा कि 600 मिलियन टन्स हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कन्वर्जन होता क्या है और इससे क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो कंबाइन होकर हीलियम बनाता है। हीलियम कंबाइन होकर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इससे आगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बढ़ता चला जाता है और ये आयरन तक जाके रुकता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं और ये अर्थ में पॉसिबल नहीं है। अर्थ में केवल हाइड्रोजन से हीलियम और 1-2 स्टेप ही हो पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और इतनी एनर्जी सन के पास है कि वो कंबाइन करते करते आयरन तक पहुंचा देता है। इसका मतलब क्या है कि जो सन पे हाइड्रोजन है वो कंज्यूम होती जा रही है और हीलियम में बनती जा रही है, और जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, हैवी एलिमेंट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। तो इससे क्या होता है कि सन का जो आउटर लेयर है वो एक्सपैंड होने लगती है। अभी तो नहीं हो रही, लेकिन बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो एक्सपैंड हो जाएंगी। एक्सपैंड होते होते वो इतनी बड़ी हो जाएंगी कि वीनस, मरकरी और वीनस दोनों की ऑर्बिट्स को भी अपने अंदर समा लेंगी। उससे क्या होगा कि जो अर्थ में लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप खुद ही सोचिए कि अगर सन इतना बड़ा हो जाएगा कि वीनस को भी अपने अंदर समा लेगा, तो अगला प्लैनेट अर्थ है, तो अर्थ के पास इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि उसमें लाइफ सर्वाइव नहीं हो पाएगी। सन की उस फेस को रेड जायंट फेस कहते हैं और इस रेड जायंट फेस को आने में अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स हैं। मतलब कि अभी सन 4.6 बिलियन ईयर्स का हो चुका है, अभी भी कई बिलियन ईयर्स बचे हैं इस रेड जायंट फेस के आने में। और दोस्तों, ये रेड जायंट फेस जो होती है ये सन की या किसी भी स्टार की एंड नहीं होती है। अभी इसके बाद अब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ख़त्म हो रही है, फिर जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी फिर हीलियम कंज्यूम होने लगेगी। हीलियम कंज्यूम होते होते वो ख़त्म होगी। धीरे धीरे जब सारा फ्यूल जो जल रहा है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी मिल रही है, वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं हम लोग के पास में सन के पास कुछ नहीं बचेगा बर्न करने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए। तो उस समय वो फ्रीज़ होकर वाइट डॉर्फ बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक डॉर्फ, वाइट डॉर्फ, रेड डॉर्फ, कई सारे होते हैं। ये होते हैं कि जब स्टार होता है वो अपनी एक स्टेज को कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ पर आता है कि उसका साइज़ छोटा हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब वो रेड जायंट फेस में होगा तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, फिर कोलैप्स करने लगेगा। रेड जायंट फेस के बाद क्या होगा कि सन कोलैप्स करने लगेगा, उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। वो बहुत छोटा हो जाएगा, एक वाइट डॉर्फ बन जाएगा। डॉर्फ मतलब ये होता है बौना, छोटा। तो वो उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, वो
कंप्रेस हो जाएगा अपने आप में। पहले रेड जाइंट बनेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंप्रेस तब तक होगा जब तक वो वाइट डॉर्फ नहीं बन जाता। तो ये वाइट डॉर्फ की जो फेस होती है, ये भी उसकी एंड फेस नहीं होती। अभी जो एंड फेस होगी उसको हम लोग अगले वीडियोस में कवर करेंगे। कुछ फैक्ट्स और आपको बताना चाहूँगा। जो अभी तक जितने भी स्टार्स हम लोगों ने डिस्कवर करे हुए हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, उसमें से 85% स्टार ऐसे हैं जो सन से ब्राइट नहीं है। मतलब कि सन 85% स्टार्स में से भी ज़्यादा ब्राइट है। जो उसमें से कई सारे स्टार रेड डॉर्फ हैं। मैं आपको ये जो कलर है इनका मतलब समझाता हूँ, कलर से क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि सुनिए, आप लोगों ने गैस स्टोव में देखा होगा जो फ्लेम होती है ब्लू कलर की होती है, और जब आप लकड़ी जलाते हैं तो फ्लेम येलो कलर की होती है। कैंडल में भी फ्लेम येलो कलर की होती है। तो ऐसा क्या होता है, तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई फुल होगी, बिल्कुल फुल, तो सबसे टेम्परेचर हाई वाली फ्लेम जलेगी। क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल रही है तो पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी अच्छे से, तो टेम्परेचर भी उतना हाई होगा उस फ्लेम का। तो जो ब्लू फ्लेम होती है उसका सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। उसके बाद होता है येलो फ्लेम का टेम्परेचर। तो आपको नाइट स्काई में कई सारे ब्लू स्टार्स दिखते हैं, वो उनका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ब्लू दिखते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ऑरेंज, पहले रेड आएगा, फिर ऑरेंज, फिर लाइट ऑरेंज, फिर येलो कलर आएगा। तो अपना जो सन है वो ऑरेंज कलर की रेंज में लाई करता है। मतलब कि और भी जो मिल्की वे में अभी तक डिस्कवर्ड स्टार्स हैं उनमें कुछ रेड डॉर्फ भी हैं। मतलब कि जो सन से ज़्यादा टेम्परेचर वाले स्टार्स हैं, क्योंकि वो रेड कलर के, आपका सन थोड़ा ऑरेंज और येलो कलर का है, लेकिन फिर भी उनमें से काफ़ी सारे स्टार्स से भी अच्छा चमकता है, मोर ब्राइट है। उनमें से काफ़ी सारे स्टार से ज़्यादा 85% स्टार हैं जो उससे कम ब्राइट हैं। अब आप शायद कलर का जो मीनिंग है वो समझ गए होंगे। कलर का मतलब क्या है, कलर का मतलब टेम्परेचर से है। तो अपने मिल्की वे गैलेक्सी में अभी तक सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार डिस्कवर किया गया है, वो है साइरस। जो अपना सन है उससे 13 बिलियन टाइम्स ज़्यादा ब्राइट है। आप सोच सकते हैं 13 बिलियन कितना बड़ा नंबर है, और ये सेकंड नंबर से इतना अंतर है। तो जाहिर सी बात है सन छोटा है, एक छोटे एवरेज, लोअर एवरेज साइज के प्लैनेट में काउंट होता है। मास भी इतना नहीं है अपने सन का, टेम्परेचर भी इतना नहीं, लेकिन ब्राइट बहुत है अपना सन। रेड डॉर्फ, कुछ काफ़ी सारे रेड डॉर्फ प्लैनेट से भी, रेड डॉर्फ स्टार से भी ज़्यादा ब्राइट है अपना सन। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम लोग अगली वीडियोस में डिस्कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।